गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एथनोग्राफी। एथनोग्राफी स्टडीज़ कैसी होती है सोशल साइंसेज में, इसे कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, इसके बारे में आज कुछ हम जानेंगे। मान लीजिए मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ और मुझे रिसर्च करनी है जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। जम्मू एंड कश्मीर में एक ट्राइब है जिसके ऊपर मुझे रिसर्च करनी है, मुझे उसके बारे में जानना है। अब एक हरियाणा का सिटीज़न होने के नाते मुझे नहीं पता है कि जम्मू एंड कश्मीर का कल्चर कैसा है, वहाँ का खान पान कैसा है। तो मैं क्या करूँगा, एक महीना, एक साल के लिए, 2 साल के लिए शायद मैं जम्मू एंड कश्मीर में जाऊँ और वहाँ पे उन लोगों के साथ रहूँ, उनका खान पीन, रहन सहन देखूँ, उनके साथ में शामिल हो जाऊँ। तो जब मैं उनके बारे में जानना शुरू कर दूँगा तो इस तरह की स्टडीज़ को हम कहते हैं एथनोग्राफिक स्टडी या एथनोग्राफी। एथनोग्राफी रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ कंडक्टिंग ए लॉन्ग टर्म, ये जो स्टडी होती है काफ़ी लंबी होती है, डिटेल्ड स्टडी होती है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर की कोई ट्राइब है, कोई कम्युनिटी है जिसके ऊपर ये रिसर्च हो रही है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ए रिटन रिपोर्ट बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन। जब हमने किसी कम्युनिटी के बारे में डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन की हो, उसकी जो रिटन रिपोर्ट होती है उसके बारे में पढ़ते हैं, तो उसे भी हम एथनोग्राफी स्टडी ही कहते हैं। आगे और भी डिटेल में जानेंगे। Conducting an ethnography allows researchers to obtain a great detail of information about the group they are studying. However, this research method is also time and labor intensive. अब इस तरह की जो रिसर्च हम करते हैं एथनोग्राफिक रिसर्च, एक तो ये टाइम टेकिंग है, काफ़ी समय लग सकता है, 1 साल लग सकता है, 2 साल, 5 साल या उससे ज़्यादा समय भी लग सकता है, और लेबर इंटेंसिव है। इसमें हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है डेटा कलेक्शन करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि ये जो एथनोग्राफिक मेथड है ये डेवलप कैसे हुआ था। तो इसको पहले डेवलप किया गया था ब्रोनिस्लो मेलोनिस्की ने 20th सेंचुरी में। एथनोग्राफी वाज डेवलप्ड बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मोस्ट फेमसली बाय ब्रोनिस्लो मेलोनिस्की इन द अर्ली 20th सेंचुरी। The goal of an ethnographer is to develop a rich understanding of how and why people think. तो जो एथनोग्राफर होता है, जो रिसर्च करने के लिए जाता है, उसका एक ही एम होता है कि मैं उसकी अच्छे से ज़्यादा जानकारी ले सकूं कि लोग क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं दूसरे लोगों के साथ। ये सब चीज़ें जो है एक एथनोग्राफर को जाननी चाहिए जब भी वो एथनोग्राफिक स्टडी करता है, एज दे डू इन ए गिवन कम्युनिटी और ऑर्गेनाइजेशन द फील्ड ऑफ स्टडी। अब हम बात करते हैं कि एथनोग्राफिक रिसर्च करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। One advantage of ethnographic research is that it provides insight into aspect of social life. जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है, जो पर्टिकुलर ट्राइब है, जो भी सोशल इंटरेक्शन होती है, जो भी सोशल कंस्ट्रक्शन होता है, जो भी उनकी सोशल लाइफ है, उसके बारे में हम इन डेप्थ स्टडी कर सकते हैं, उसके बारे में हम जान सकते हैं, इंक्लूडिंग द परसेप्शन एंड वैल्यूज़, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, नॉर्म्स क्या हैं, विच अदर रिसर्च मेथड्स आर अनेबल टू कैप्चर। लेकिन अगर हम दूसरे रिसर्च मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो इस चीज़ को कैप्चर नहीं कर पाते। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा अगर अच्छी रिसर्च करनी है किसी ट्राइब की तो उसमें सबसे पहले एथनोग्राफिक रिसर्च का ही नाम आता है। अब हम बात करते हैं कि इसके नुकसान क्या हैं। एथनोग्राफिक रिसर्च काफ़ी अच्छी है, हमने जाना, लेकिन इसके कुछ बुरे प्रभाव भी हैं। जैसे कि वन डिसएडवांटेजेस ऑफ ethnographic research is that it can sometimes be difficult to gain access to and establish the trust within a desired field site. मान लीजिए आप किसी ट्राइब में, किसी कम्युनिटी में रिसर्च करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपके पास क्या गारंटी है कि आप जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं या जो भी इंसान आपको डेटा दे रहा है वो सही डेटा आपको दे रहा है। वो गलत भी तो हो सकता है, वो उस डेटा को इंटरप्रिटेट भी कर सकता है या गलत इंटरप्रिटेशन भी उसकी हो सकती है, या इसमें कुछ बायसनेस भी आ सकती है। इवन कि जो एथनोग्राफर है, जो रिसर्च करने जा रहा है, क्या पता वो बायसनेस दिखा दे। तो ये सारी चीज़ें हमें एथनोग्राफिक रिसर्च में कुछ ड्रॉबैक्स देखने को मिलते हैं। फाइनली द स्टोरी टेलिंग नेचर ऑफ एन एथनोग्राफी कैन सीम टू बायस द इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। जैसे कि हमने कहा कि जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं तो उसमें कैसी इंटरप्रिटेशन हो रही है ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स भी थे एथनोग्राफिक रिसर्च के। आगे हम बात करते हैं एमिक पर्सपेक्टिव। एमिक पर्सपेक्टिव जो है काफ़ी इसका लेना देना है एथनोग्राफिक रिसर्च के साथ। एमिक का मतलब होता है फ्रॉम विद इन द सोशल ग्रुप फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट। यानी कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर रेस्पोंडेंट है, वो मेरा सब्जेक्ट है, अब मुझे उसी के हिसाब से सोचना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से डेटा को इंटरप्रिटेट करना है, यानी कि वो क्या सोच रहा है उसी हिसाब से मुझे चलना है। उसके बाद दूसरा आता है एटिक पर्सपेक्टिव। एटिक पर्सपेक्टिव का मतलब होता है फ्रॉम आउटसाइड द फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑब्जर्वर। यानी कि मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, मैं किसी ट्राइब को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं किसी कम्युनिटी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो वो मेरा पर्सपेक्टिव है जिसे हम एटिक पर्सपेक्टिव कहते हैं। उसमें जो इनसाइडर होता है, जैसे कि हमने एमिक पर्सपेक्टिव में पढ़ा, उसका कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि आउटसाइडर जो होता है, जैसे कि मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं ही ऑब्जर्व करूँगा और जानूंगा उस कम्युनिटी के बारे में।
तो ये हमने जाना एमिक पर्सपेक्टिव और एटिक पर्सपेक्टिव में क्या डिफरेंस था, और हमने एथनोग्राफिक स्टडी के बारे में भी आज जाना। तो मिलते हैं कल, थैंक यू।